अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मरियम मारूफिया ख़ान, FCPS इंटरनल मेडिसिन। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ऐसा है कि स्टेरॉइड्स प्रिस्क्रिप्शन एसेंशियल्स की कंसिडरेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं और स्टेरॉइड का जहाँ यूज़ है वहाँ मिसयूज़ भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे मिसयूज़ भी करते हैं। एज़ अ क्लिनिशियन हमें पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स की क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हम जब किसी पेशेंट को स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उसमें आप पेशेंट को पहले तो ये कि शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए दे रहे हैं या प्रोलॉन्ग टर्म यूज़ के लिए दे रहे हैं। फिर उसकी प्रोफाइलैक्सिस क्या है, फिर पेशेंट को क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ इसके मिसयूज़ बहुत होता है। और फिर स्टेरॉइड्स इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, और स्टेरॉइड्स के साथ अगर आप प्रिकॉशंस ना लें तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस। और स्टेरॉइड्स लॉन्ग केस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ के आपकी कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लॉन्ग केसेस में ड्रग हिस्ट्री स्टेरॉइड्स की होती है। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का पेशेंट है तो स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट आ सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जहन में ये सवाल होने चाहिए कि अगर आपको क्लू मिल जाए हकीमी मेडिकेशंस का या स्टेरॉइड्स वाली ट्रीटमेंट का, तो आपको कौन कौन सी मेजर चीज़ें हैं जो आपको पूछनी है, जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे इस पेशेंट से अब ये चीज़ें पूछनी है कि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज़ की हिस्ट्री दे रहा है तो। और इससे रिलेटेड आपका वाइवा भी हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये मिस कर दिया। स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है, एज़मा COPD में यूज़ होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट वीडियो है मेरी, इसमें हम ओवरव्यू करेंगे इसको, स्टेरॉइड्स के यूज़ को, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, पेशेंट की क्या एजुकेशन आपने देनी है। पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ना उन्हें स्टेरॉइड्स के बारे में पता होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि इससे हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जब भी आप किसी को प्रेस्क्राइब करें तो ये ज़रूर एजुकेट करें पेशेंट को। सो लेट्स स्टार्ट। रिकमेंडेशंस क्या है? सबसे पहले तो ये मिसयूज़ बहुत होती है। ठीक है, हर कोई उठा के जो है वो स्टेरॉइड्स दे देता है और पेशेंट भी बहुत लंबे लंबे अरसे तक ले रहे होते हैं। स्पेशली जो लोकल क्लिनिक्स होते हैं या हकीमी मेडिकेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टेरॉइड्स होता है। तो आपने जो है वो कोशिश करें कि आप जब सिस्टमिक स्टेरॉइड्स खास तौर पे जब इंडिकेशन हो ना 100% तभी दें। ठीक है, 100% एब्सोलूट इंडिकेशंस हो तभी आप स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करें, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, या जब बाकी मेजर्स आपके फ़ेल हो जाएं। दूसरा कि आप कोशिश करें कि पेशेंट को मिनिमम लोएस्ट डोजेस पे रखें। ठीक है, अगर पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे जो स्टेरॉइड्स की डोज है, यही जो है वो करंट में भी रिकमेंडेशंस है। ये जो मेरी गाइडलाइन है ये करंट की है, ये रिकमेंडेशंस मॉनिटरिंग सारी अपडेटेड है, करंट से है। और उसमें यही लिखा है कि आप कोशिश करें कि पेशेंट को मिनिमम लोएस्ट डोज पे रखें। ठीक है, जिससे उसके सिम्टम्स भी कंट्रोल्ड हो और उसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हों। नेक्स्ट, अब आपको मॉनिटरिंग कैसे करनी है पेशेंट की। पेशेंट की मॉनिटरिंग, बिकॉज जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है ना, इसका मतलब है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्टेरॉइड्स खुद बॉडी को एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ले जाती है, और जिन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है स्टेरॉइड्स की वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो आपको अटैक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन करना होता है ट्यूबरकुलोसिस का। बिकॉज अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहा है, मोर देन 3 मंथ्स अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उसमें या तो TB की रिएक्टिवेशन हो सकती है या वो TB एक्वायर कर सकता है। तो आपको लाजमी है कि आप स्क्रीन करें उसका ट्यूबरकुलोसिस का PPD टेस्ट या आइग्रा का टेस्ट कराएं। ठीक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही। 2 वीक्स के लिए शॉर्ट टर्म 2 वीक्स के लिए देते हैं, इससे ज़्यादा अगर पेशेंट ले रहा है 3 मंथ्स 4 मंथ्स। समटाइम पेशेंट को स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होता है, तो वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ना, तो वो TB एक्वायर कर सकता है आराम से। आपको TB को स्क्रीन करना है, आपको प्रेगनेंसी स्क्रीन आउट करनी है। ठीक है, अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे जा रहा है तो आप उसको एडवाइस करें कि वो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचें, आप उसको मेथड्स बताएं। ठीक है, प्लस डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट हमारे पास वार्ड में आते हैं लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स के होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ भी है साथ साथ। वो जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई वो तो डायबिटिक भी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे डालें तो उसको ये बताएं ताकि वो आपके पास फॉलो अप करे। एवरी 3 to 4 मंथ्स रिकमेंडेशन है कि आपने डायबिटीज़ को स्क्रीन आउट करना है। इसी तरह हाइपरटेंशन को भी स्क्रीन आउट करना है एवरी 3 to 4 मंथ्स।
ये सारे सवाल जो है ना आपने पूछने हैं लॉन्ग केस में। अगर आपके पास स्टेरॉइड की हिस्ट्री आती है तो आपने पूछना है कि भाई आप कोई शुगर का टेस्ट कराते हैं, आप कोई ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराते हैं, कभी टीबी का टेस्ट कराया है आपने। सेम आई कॉम्प्लिकेशंस, ग्लोकोमा, कैटरेक्ट के आई में तो कोई मसला नहीं हुआ, कभी आंखों का मुआयना कराया है। इसमें यही लिखा है कि आप पहले बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले भी आपने करना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स वर्स कर देगा उसकी डायबिटीज़ को। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है तो आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी इंसुलिन की, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। ठीक है, तो 3 मंथ आपने पहले बिफोर ट्रीटमेंट, फिर 3 मंथ्स आफ्टर ट्रीटमेंट, और फिर ईयरली, एटलीस्ट ईयरली पेशेंट को फॉलोअप पे रखना है। दूसरा आपने प्लाज्मा पोटाशियम, क्योंकि हाइपोकैलेमिया कराता है। ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ें जैसे आपने पूछ लिया कि नमकियात की कमी तो नहीं होती, चक्कर तो नहीं आते, कमज़ोरी तो नहीं रहती, पट्ठों में दर्द तो नहीं रहता, ये हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स हैं। पट्ठों में दर्द, मसल पेन, मसल क्रैम्प्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोन। आपने क्या करना है, पेशेंट से डेक्सा स्कैन कराना है उसका। ठीक है, आपने अगर पेशेंट को ऑलरेडी अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होता है ना, तो आप उसको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी स्क्रीन आउट भी करते हैं। ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं उसकी। और आपने वेट करना है, क्योंकि वेट गेन कराएगा। आपको ये बताना है पेशेंट को कि भाई आप इस स्टेरॉइड्स पे जाएंगे तो आपके साथ ये मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो वेट गेन है, आपने वेट चेक करना है। आपने बताना है कि आपने ऐसी डाइट नहीं लेनी जिससे ऑलरेडी आपका वेट गेन हो, क्योंकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो आपका वेट गेन कराएगी। फिर आपने अच्छा, इसमें होता है कि मोस्ट कॉमन जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो वर्टिब्रल कॉलम का होता है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम में कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं ना, तो पेशेंट की हाइट शॉर्ट हो जाती है और उसको काइफोसिस हो जाता है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि हाइट फ्रीक्वेंटली आप मेजर करें और डेक्सा स्कैन कराएं एवरी 1 to 2 years, और डॉक्यूमेंट करें उसकी एक्सियल स्पाइन। एक्सियल स्पाइन का मतलब यही कि उसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होंगे और पेशेंट अल्टीमेटली काइफोसिस की तरफ जाएगा। फिर ज़ाहिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जब पेशेंट जाएगा तो उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, रिकरेंट ईस्ट, फंगल इन्फेक्शन। किसी आम इंसान को इतना वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता ना, अगर वो हेल्दी है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है। ऐसे इन्फेक्शन हमेशा जब भी होते हैं तो वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो आप हमेशा उसको स्क्रीन करें डायबिटीज़ के लिए और देखें कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ क्यों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई मेडिसिन ले रहा है ऐसी, कोई अंदर डायबिटीज़ है, हिडन डायबिटीज़ है, अनट्रीटेड डायबिटीज़ है। ऐसे ही तो बैठे बैठे किसी को कैंडिडियासिस नहीं हो जाता, कोई वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया, रेक्टम में हो गया, बार बार ईस्ट के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इट्स मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, और जब भी आप जो है वो डोज़ रिड्यूस करें तो आप देखें, क्योंकि पेशेंट ना स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट एक तो डॉक्यूमेंटेड स्टेरॉइड्स भी ले रहे होते हैं और हमारे यहाँ तो अनडॉक्यूमेंटेड स्टेरॉइड्स भी ले रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता वो किन किन चीज़ों में स्टेरॉइड जो है वो कुछ हकीमी मेडिकेशंस के थ्रू ले रहे होते हैं। तो पेशेंट आप ना वॉच करें कि जब आप डोज रिड्यूस करें उसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, उसको विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, जैसे कि उसको नोज़िया, वॉमिटिंग होगा, पोस्टरल हाइपरटेंशन होगी, लो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, उसको वो डिज़ी फील करेगा। ठीक है, ये सब सिम्टम्स के लिए वॉच आउट करना है। अब पेशेंट को इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है आपने, पेशेंट को आपने बताना है कि भाई ये जो मैं आपके स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसके क्या क्या असरात होंगे, मूड पे होगा, डिप्रेशन कॉज करती है। ठीक है, मेमोरी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी। आपने सिम्टम्स बताने हैं पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के, क्योंकि आपने उसको बताना है कि ये मेडिसिन से आपकी शुगर बढ़ाएगी, और अगर ऑलरेडी डायबिटिक है तो आपकी शुगर मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए आपकी डोज बढ़ाई जाएगी। आपने ये बताना है कि इससे वेट गेन होगा, स्पेशली फीमेल्स हैं कॉन्शियस होती हैं कि हिर्सुटिज़म का रिस्क होगा, वेट गेन का रिस्क होगा। ठीक है, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ बोन मोस्ट कॉमन, हिप में पेन होता है। ठीक है, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होगा। आपने बताना है कि अगर इथेनॉल, अल्कोहल की कंजप्शन है, स्मोकिंग है, तो वो अवॉइड करे, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको मज़ीद वर्स करेंगी। अब प्रोफाइलैक्सिस क्या क्या लेनी है आपने। ठीक है, आपने बताना है कि भाई आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आपने कैल्शियम ऐड करना है डाइट में, कैल्शियम एंड विटामिन D3 एज अ प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, इससे पहले आप फिर पेशेंट का ऐसा ना हो कि आप कैल्शियम विटामिन D3 दिए चले जा रहे हैं और पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया हो गया। इसके लिए आपने स्पॉट यूरिनरी कैल्शियम, अगर तो आपको लगता है कि पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया की तरफ जा रहे हैं तो आप ये चेक करें। ठीक है, अगर पेशेंट थायराइड डायरेटिक्स ले रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपरकैल्सीमिया कराता है, तो फिर आपको कॉशियसली कैल्शियम देना है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है या वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है फॉर मोर देन 3 months, तो आप पे लाजिम है कि आप जो है उसको ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट दें। ठीक है, आप बिस्फॉस्फोनेट्स दें, जिसमें एलेंड्रोनेट है, जोलिंड्रोनेट है, 3 to 5 years तक देते हैं। ठीक है, या आप टेरीपेराटाइड दे सकते हैं।
एवॉइड प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, क्योंकि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट भी क्या करवाता है, हाइपरकैल्सीमिया कराता है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट अवॉइड करना है, वो एक्सेलरेट करता है मसल वीकनेस को और बोन से डीमिनरलाइजेशन होती है, ठीक है। अर्ली फ्रैक्चर्स का रिस्क होता है, तो आपने पेशेंट कहना है कि एक्टिव रहे, तभी एक्सरसाइज का उसमें ऑप्शन था। अवॉइड इलेक्टिव सर्जरी को अवॉइड करें, बिकॉज स्टेरॉइड्स ले रहे हैं आप, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है। आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपकी वूंड हीलिंग में भी मसला होगा, ठीक है। आप इन्फेक्शन से एक्वायर कर सकते हैं, या अगर बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन तो आप वाइटामिन या सप्लीमेंट्स दें, क्योंकि ताकि आपकी वूंड हीलिंग हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स है, अगर डायबिटिक भी है, हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा तो वूंड हीलिंग उसकी सही नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर मिडिल एजड पेशेंट है, ठीक है, स्टेरॉइड्स पे है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे है, तो आपने अवॉइड करना है, कहना है कि वो अवॉइड करे, उसको फॉल ना हो, उसको फ्रैक्चर ना हो, फॉल ना हो, क्योंकि अगर ये होगा तो उसकी जो वो है रिकवरी वो बहुत लेट होगी, ठीक है, और वो इनकम्प्लीट होगी। तो इसके लिए अगर ज़रूरत समझे तो केन, वॉकर, व्हील चेयर ये उसको एडवाइस करें। अवॉइड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड की जाए जिसमें फॉल और ट्रॉमा का रिस्क हो। अच्छा, अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही पूछनी होती हैं कि भाई जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको मैदे में जलन, तेज़ाबियत, खट्टी डकारें तो नहीं आती, या इसके लिए आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करते, जैसे पीपीआई ले रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, हाजमे की कोई गोलियां इस्तेमाल करते हो, गैस की शिकायत आपको रहती हो, और अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है तो साथ में आपने एक बताना है या कहना है कि आप इसके साथ कोई दर्द की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इनके सिम्टम्स को, गर्ट को मज़ीद वर्स करेगी। एनसेड्स, ठीक है। लार्ज डोजेज ऑफ एनसेड्स भी अवॉइड करनी है, क्योंकि वो भी क्या कराते हैं, वो फॉस्फेट से बाइंड करके हाइपोफॉस्फेटेमिक ऑस्टियोमलेशिया कराते हैं, और वो मज़ीद फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस को वर्स करता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हाइपोगोनेडिज्म है तो उसको ट्रीट करना है। जब ऑलरेडी जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और स्टेरॉइड्स ले रहा होता है ना, और अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो आपने फिर उसमें इन्फेक्शन को एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। आपने उस पेशेंट में, अगर एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का पेशेंट है और अभी वो फ्लेयर के साथ आए, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसकी ओरल स्टेरॉइड्स को स्टॉप करके आईवी स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स बंद नहीं करते बिकॉज पेशेंट उस पर डिपेंडेंट है, पेशेंट को हाई डोज देते हैं, तो हम इन्फेक्शंस को एग्रेसिवली जो है वो ट्रीट करते हैं। ट्रीट एडिमा इज इंडिकेटेड। सो दैट्स ऑल। ये इसलिए मैंने बताया बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं स्टेरॉइड्स, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हमें ये चीज़ें पता होंगी तभी हम पेशेंट को भी एजुकेट करेंगे और हमारे जहन में होगा, क्योंकि आप जब हिस्ट्री लेंगे लॉन्ग केसेस की, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लाजमी ड्रग हिस्ट्री में स्टेरॉइड्स, या जब रूमेटोलॉजी का केस करेंगे या एजमा सीओपीडी का केस करेंगे तो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने क्या क्या चीज़ें उनसे पूछनी है कि भाई सबसे पहले तो कितने अरसे आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, कितनी गोलियां खा रहे हैं, डोज इंपॉर्टेंट है, कितनी डोज ले रहा है, कितने अरसे से ले रहा है, ठीक है। कोई कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहा है, आंखों का मुआयना कराया है, शुगर का टेस्ट कराया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता, जिल्द में ख़ारिश तो नहीं रहती, ठीक है, नज़र ठीक है, टीबी का टेस्ट कराया है, घर में किसी को टीबी तो नहीं है, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, कमर में दर्द, हड्डी और जोड़ों में दर्द, इतना भी आपने पूछ लिया ना तो बहुत है, ठीक है। या इन सब की कोई मेडिसिन ले रहा है वो, ठीक है, कमर में कोई बेल्ट बांधता हो, ये ज़रूरी है बहुत, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और इस पर आपका वाइवा भी हो सकता है। सो ये एक चार्ट है CMDT में, आप चाहें तो एंडोक्राइन चैप्टर में लास्ट में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ये मैंने वहीं से ही कॉपी किया है, तो आप उसको पढ़ें, उसको याद करें और उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।